नमस्कार दोस्तों। साल 2026 चल रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, बल्कि वजह यह है कि भारत ने जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा अपने नाम कर लिया है। यह वही भारत है जिसे कुछ साल पहले तक स्लो ग्रोथ इकोनॉमी कहकर नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन आज हालात इतने तेजी से बदल चुके हैं कि दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और ग्लोबल एजेंसियां यह मानने लगी हैं कि आने वाले दशक में भारत ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला देश बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हम भारत की असली ताकत को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ $4 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी पर रुकना नहीं चाहिए। इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसे ना तो मेनस्ट्रीम मीडिया ठीक से समझाता है और ना ही आम लोगों तक साफ शब्दों में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अगर आज कोई आपसे कह दे कि 2026 में भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन नहीं बल्कि करीब $17 ट्रिलियन की है, तो पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि यह बात हजम होने वाली नहीं है। लोग तुरंत इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मान लेंगे। लेकिन यही वह मोड़ है जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हम बचपन से स्कूल की किताबों से लेकर टीवी डिबेट तक सिर्फ एक ही शब्द सुनते आए हैं, नॉमिनल जीडीपी। हमें यही सिखाया गया कि किसी देश की ताकत को मापने का एकमात्र पैमाना उसकी नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीडीपी को मापने का एक और बेहद अहम तरीका होता है, जिसे कहा जाता है जीडीपी पीपीपी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसी एक कॉन्सेप्ट को समझ लेने से भारत की पूरी इकोनॉमी की तस्वीर आपकी आंखों के सामने बदल जाएगी। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत आज करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में चौथे नंबर पर खड़ा है। इस लिस्ट में भारत से आगे अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे देश नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम जीडीपी पीपीपी के चश्मे से भारत को देखते हैं, तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। पीपीपी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी करीब $17 ट्रिलियन के आसपास बैठती है और भारत सीधे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। इस लिस्ट में भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका बचते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीपीपी टर्म्स में भारत और अमेरिका के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना नॉमिनल जीडीपी में दिखाया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? क्या यह कोई आंकड़ों की बाजीगरी है? क्या यह सिर्फ आबादी का खेल है? बहुत से लोग बिना गहराई में जाएं सीधे कह देते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए पीपीपी में उसकी इकोनॉमी बड़ी दिखती है। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है और भारत की आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा, इसलिए भारत का पीपीपी अपने आप बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह आधा सच है। सच्चाई यह है कि मामला सिर्फ आबादी का नहीं है। अगर सिर्फ आबादी से फर्क पड़ता तो दुनिया के कई और घनी आबादी वाले देश भी पीपीपी में ऊपर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। असली वजह कुछ और है और उसी वजह को साफ करने के लिए यह वीडियो और यह पूरी चर्चा बेहद जरूरी बन जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही फैक्ट्स और रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए लाते रहें। अब चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। जब भी हम कहते हैं कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो यह पूरी तरह से नॉमिनल बेस पर कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि देश में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी कुल वैल्यू को इंटरनेशनल करेंसी यानी डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाए। भारत की जीडीपी अगर हम रुपए में देखें तो यह करीब 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जब इसी रकम को मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से डॉलर में बदला जाता है तो यह करीब $4 ट्रिलियन बनती है। सुनने में यह बिल्कुल सीधा और आसान लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत छुपी हुई है। नॉमिनल जीडीपी पूरी तरह से एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है। अगर किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उसकी जीडीपी डॉलर टर्म्स में छोटी नजर आती है, चाहे असल में उस देश में प्रोडक्शन और कंजम्पशन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले 20-25 सालों में भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। साल 2004 में जहां $1 करीब 45 रुपए का था, वहीं 2026 तक आते आते यह 80 के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी जितनी तेजी से अंदर से बढ़ी है, वह उतनी तेजी से डॉलर में दिख ही नहीं पाई। अब यहीं से जीडीपी पीपीपी की एंट्री होती है। पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि किसी देश की करेंसी की असली ताकत क्या है।
पीपीपी यह नहीं देखती कि $1 के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं, बल्कि यह देखती है कि उस देश में वही पैसा लोगों को क्या क्या दिला पा रहा है। वहां रहने की लागत कितनी है, खाना, मकान, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोजमर्रा की जरूरतों पर कितना खर्च आता है। अगर किसी देश में चीजें सस्ती हैं तो वहां कम इनकम में भी लोग बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, और यही वजह है कि पीपीपी असली तस्वीर दिखाती है। इसे एक बेहद आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप बिहार के किसी शहर में रहते हैं और आपकी महीने की सैलरी 15,000 रुपए है। उसी वक्त आपका एक दोस्त मुंबई में रहता है और उसकी सैलरी 60,000 रुपए है। कागजों पर देखा जाए तो आपका दोस्त आपसे 4 गुना ज्यादा कमाता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? आप 15,000 में भी किसी तरह किराया, खाना और बाकी खर्च मैनेज कर लेते हैं। वहीं आपका दोस्त 60,000 कमाने के बावजूद महीने के आखिर में परेशान नजर आता है, क्योंकि मुंबई में रूम का रेंट, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें कई गुना महंगी हैं। मतलब कागजों की सैलरी और असल जिंदगी की परचेसिंग पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही फर्क देशों की इकोनॉमी में भी होता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अमेरिका में अगर कोई इंसान सालाना करीब $80,000 कमाता है तो वह वहां एक मिडिल क्लास लाइफ जीता है। वही लाइफस्टाइल भारत में लगभग 25-30 लाख रुपए सालाना कमाने वाला इंसान जी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में ऐसी इनकम वाले लोग ज्यादा हैं और भारत में अभी कम है, लेकिन परचेसिंग पावर के हिसाब से दोनों की लाइफ क्वालिटी काफी हद तक एक जैसी हो जाती है। यही वजह है कि पीपीपी में भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी नजर आती है। अगर रोजमर्रा की चीजों की तुलना करें तो फर्क और ज्यादा साफ दिखता है। भारत में आप 300 रुपए में ठीक ठाक रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। वही खाना अमेरिका में आपको $20 यानी करीब 1700 रुपए में पड़ेगा। भारत में 5,000 रुपए में आपको एक साधारण कमरा मिल सकता है, वहीं अमेरिका में वही खर्च 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इंटरनेट, मोबाइल बिल, ट्रांसपोर्ट, हर चीज भारत में कई गुना सस्ती है। यहां तक कि अगर हम चीन से भी तुलना करें तो भारत औसतन 35 से 40% तक सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि पीपीपी टर्म्स में भारत की इकोनॉमी इतनी विशाल नजर आती है। और दोस्तों, यही कारण है कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां किसी देश में निवेश करने से पहले सिर्फ नॉमिनल जीडीपी नहीं देखती। वे पीपीपी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को सबसे पहले एनालाइज करती हैं। यही वजह है कि आज 2026 में दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से निकलकर भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। सस्ती लेबर, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बड़ा कंज्यूमर मार्केट, ये तीनों चीजें भारत को एक इकोनॉमिक मैग्नेट बना रही हैं। दोस्तों, यह सारी तस्वीर हमें यह समझाती है कि भारत की असली ताकत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसकी परचेसिंग पावर और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर में छुपी हुई है। और यही वह वजह है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी भारत की पीपीपी इकोनॉमी को बेहद गंभीरता से देखती हैं। भारत की असली ताकत सिर्फ $4 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी में नहीं छुपी है, बल्कि उस $17 ट्रिलियन की पीपीपी इकोनॉमी में छुपी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत आज कहां खड़ा है। असली सवाल यह है कि भारत आगे किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि 2020 में भारत की इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो यह रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है, या फिर यह मौका हाथ से फिसल भी सकता है। इतिहास गवाह है कि हर देश को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और आज भारत के पास वही ऐतिहासिक मौका है। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि उसकी नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। पीपीपी में भारत ताकतवर दिखता है, लेकिन नॉमिनल में वह अभी भी पीछे नजर आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और लेबर की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में उतनी महंगी नहीं बिक पा रही जितनी बिकनी चाहिए। और यही वह जगह है जहां भारत को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब जरा चीन के मॉडल को समझिए। चीन ने कई दशकों तक अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन बनाए रखा। वहां सरकार ने एक ही फोकस रखा, दुनिया के लिए सस्ता और भरोसेमंद सामान बनाना। नतीजा यह हुआ कि चीन की फैक्ट्रियां पूरी दुनिया में फैल गईं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर दुकान में मेड इन चाइना छा गया। इसी वजह से चीन की नॉमिनल जीडीपी भी तेजी से बढ़ी और वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। भारत के पास आज वही मौका है जो कभी चीन के पास हुआ करता था। दोस्तों, 2026 में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लो कॉस्ट इकोनॉमी है। यहां लेबर सस्ती है, बिजली की लागत तुलनात्मक रूप से कम है और सर्विस सेक्टर बेहद मजबूत है। यही वजह है कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है।
आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। यही बदलाव भारत की नॉमिनल जीडीपी को आने वाले सालों में तेजी से ऊपर ले जाने वाला है। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लग जाने से काम पूरा नहीं होता। असली खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। सड़कें, रेलवे, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स, अगर यह मजबूत होंगे तो ही एक्सपोर्ट सस्ता और तेज होगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नए पोर्ट्स और एयर कार्गो हब्स, ये सब आने वाले समय में भारत की सप्लाई चेन को पूरी तरह बदलने वाले हैं। जब ट्रक कम समय में माल पहुंचाएंगे, जब पोर्ट्स पर कंटेनर जाम नहीं होंगे, तब भारत के प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। दोस्तों, भारत की एक और बड़ी ताकत है उसका विशाल घरेलू बाजार। 140 करोड़ की आबादी सिर्फ बोझ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है। जब देश के अंदर डिमांड मजबूत होती है तो कंपनियों को स्केल मिलता है। स्केल मिलता है तो लागत कम होती है, और लागत कम होती है तो वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में भी सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि कंज्यूमर मार्केट के रूप में भी देख रही हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम फैक्टर की, ह्यूमन कैपिटल। भारत की आबादी जवान है। आने वाले 15-20 सालों तक भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन रहने वाली है। लेकिन यह आबादी तभी ताकत बनेगी जब वह स्किल्ड होगी। स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर और रिसर्च, इन सब में निवेश बढ़ाना भारत के लिए अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। जब भारत का युवा सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि कुशल भी होगा, तब उसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट में अपने आप बढ़ेगी। दोस्तों, एक और बेहद जरूरी मुद्दा है महंगाई। अगर भारत को अपनी पीपीपी की ताकत को बनाए रखना है तो उसे महंगाई पर काबू रखना ही होगा। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ी तो वही सस्ती इकोनॉमी धीरे धीरे महंगी हो जाएगी और पीपीपी का फायदा खत्म होने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बनी रहे। यही वजह है कि पॉलिसी मेकर्स को बैलेंस बनाकर चलना होगा, ना तो ग्रोथ की रफ्तार टूटे और ना ही महंगाई बेलगाम हो। अब दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई समझने वाली है। दुनिया की नजर भारत पर सिर्फ उसकी जीडीपी की वजह से नहीं है। दुनिया भारत को इसलिए भी गंभीरता से ले रही है क्योंकि ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है। सप्लाई चेन का रियलाइनमेंट हो रहा है। कंपनियां अब एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती और इसी बदलाव में भारत सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनकर उभर रहा है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी लगातार यह कह रही हैं कि आने वाले दशक में भारत ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनने वाला है। दोस्तों, अगर भारत अगले 10 से 15 सालों तक अपनी ग्रोथ रेट को 8 से 10% के बीच बनाए रखता है तो नॉमिनल और पीपीपी का अंतर अपने आप कम होने लगेगा। डॉलर में भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम ऊपर जाएगी, और तब भारत को सिर्फ सस्ती इकोनॉमी नहीं बल्कि हाई वैल्यू इकोनॉमी के तौर पर देखा जाएगा। यही वह पल होगा जब भारत को कोई भी सिर्फ बड़ी आबादी वाला देश नहीं बल्कि एक असली इकोनॉमिक सुपर पावर्स मानेगा। दोस्तों, अगर हम इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटें तो 2049 का भारत सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि यह एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आज भारत को $4 ट्रिलियन की नॉमिनल इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वही भारत $17 ट्रिलियन की पीपीपी इकोनॉमी बनकर खड़ा है। यह फर्क कोई भ्रम नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि यह भारत की उस असली ताकत का सबूत है जो उसकी कम लागत, मजबूत घरेलू बाजार, विशाल जनसंख्या और बढ़ती उत्पादक क्षमता से निकलकर सामने आती है। यही वजह है कि भारत को समझने के लिए सिर्फ डॉलर में बदले हुए आंकड़े देखना काफी नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि भारत के अंदर पैसा कितनी ताकत रखता है और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया की पुरानी आर्थिक धारणाएं टूट रही हैं। एक समय था जब माना जाता था कि सस्ती इकोनॉमी कमजोर होती है, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया है कि सस्ती इकोनॉमी अगर सही दिशा में चले तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भारत की लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, मजबूत सर्विस सेक्टर और तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग आज उसे ग्लोबल कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना रही है। यही कारण है कि दुनिया की सप्लाई चेन का झुकाव भारत की तरफ हो रहा है, और यही वह बदलाव है जो आने वाले सालों में भारत की नॉमिनल जीडीपी को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सफलता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। भारत को अब सिर्फ इस बात पर खुश नहीं होना है कि वह पीपीपी में तीसरे नंबर पर है। असली चुनौती यह है कि इस पीपीपी की ताकत को नॉमिनल जीडीपी में बदला जाए। इसके लिए भारत को लंबे समय तक तेज और स्थिर ग्रोथ बनाए रखनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा,
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन पर बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा, क्योंकि जब भारत का युवा सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि कुशल और इनोवेटिव बनेगा, तभी उसकी वैल्यू दुनिया के बाजार में कई गुना बढ़ेगी। यह भी उतना ही जरूरी है कि ग्रोथ के साथ साथ संतुलन बना रहे। महंगाई अगर काबू से बाहर गई तो वही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी और भारत की पीपीपी वाली ताकत कमजोर पड़ सकती है। इसलिए भारत को एक ऐसी नीति अपनानी होगी जिसमें विकास तेज हो, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बोझिल ना बने। जब आम आदमी की परचेसिंग पावर मजबूत रहती है, तभी एक देश की इकोनॉमी अंदर से मजबूत होती है और बाहर से प्रभावशाली दिखती है। आज पूरी दुनिया एक नए आर्थिक संतुलन की तरफ बढ़ रही है। पुराने पावर सेंटर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और नए पावर से सेंटर्स उभर रहे हैं। इस बदलाव के केंद्र में अगर कोई देश सबसे मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है तो वह भारत है। भारत के पास मार्केट है, मैन पावर है, माइंड पावर है और अब तेजी से बनता हुआ मैन्युफैक्चरिंग पावर भी है। यही चार चीजें मिलकर किसी भी देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाती हैं। आखिर में दोस्तों, सवाल यही है कि क्या भारत इस मौके को पहचान पाएगा? क्या हम सिर्फ आंकड़ों पर गर्व करके रुक जाएंगे या इस ऐतिहासिक अवसर को एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत में बदल पाएंगे? अगर भारत सही फैसले लेता है, सही दिशा में निवेश करता है और अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत को सिर्फ बड़ी आबादी वाला देश नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे मजबूत स्तंभ मानेगी। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर, एक मेहनती प्रोफेशनल के तौर पर और एक जिम्मेदार उपभोक्ता के तौर पर। क्योंकि मजबूत भारत सिर्फ नीतियों से नहीं बनता, बल्कि लोगों की सोच और मेहनत से बनता है। जय हिंद, जय भारत।